Good morning, everyone. In today's session of the thermodynamics, we will discuss about the different main terms which are involved in the thermodynamical studies. That is about the system. The system may be the open, closed, isolated, the homogeneous, heterogeneous system, different type of processes. Processes may be the exothermic, endothermic, isothermal, isobaric, isochoric, adiabatic, the reversible, irreversible, the cyclic process, and the next term that is the इक्विलिब्रियम. कुछ प्रोसेसेस के दौरान इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, उसके बारे में हम सीखेंगे. तो इन जो आपका आज का सेशन है वो इन बेसिक टर्म्स से रिलेटेड ही रहेगा. इन सारी चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे. एक चीज हम आपको बता दें जो आप थोड़ा ध्यान कर लेना कि जो हमारा पिछला लेक्चर था उसके अंदर जब हम फिजिकल और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लिख रहे थे तो मैंने वहां पे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर गलती से वहां पे टाइप गया था, फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स में सॉरी, गलती से हमारे से टाइप हो गया था. वहां पे हमने लिख दिया था कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दैट इज ए फिजिकल, नहीं वो आपकी केमिकल प्रोसेस है. वो गलती से टाइपिंग मिस्टेक थी, आप उसको जरूर करेक्ट कर लेंगे. उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको बता भी दिया था उसका एग्जांपल कि जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि आपके कन्वर्जन ऑफ जो मिल्क इनटू कर्ड आपकी फिजिकल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो चुका होता है आपके दही के अंदर, कर्ड के अंदर. आप दही को तो दोबारा मिल्क में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, आपका न्यू सब्सटेंस वहां पे बन चुका होता है. तो इस तरीके से हमने वहां पे आपको जो लिखा था आप उसके अंदर करेक्शन कर लेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो रिलेटेड रहेगा हमारी इन बेसिक टर्म्स से रिलेटेड, जो मैंने बताया जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, जो मैंने अभी आपको बताया उनको वन बाय वन अब हम स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. तो सबसे पहली टर्म आती है सिस्टम. देखिए जो हमारा ये टोटल सराउंडिंग और प्लस सिस्टम दोनों को मिलकर मीन्स कंप्लीट जो हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर वो एरिया, वो पोर्शन जहां पे अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप पढ़ रहे हैं, ये हमारा एक सिस्टम हो गया. हमको छोड़ के जो भी कुछ बच गया बाहर वो आपकी क्या है, सराउंडिंग है. और सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट होल कॉल्ड एज द यूनिवर्स, से आप क्या कह देते हैं, यूनिवर्स. लेकिन क्योंकि यूनिट हमारी थर्मोडायनेमिक्स की है तो हम, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के दौरान एनर्जी चेंजेस वाली चीजों को हमें स्टडी करना होता है, तो कोई भी ऐसा काम हम लेबोरेटरी के अंदर कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, जिसमें एनर्जी चेंज हो रहा है, और वो एरिया जहां पे हम काम कर रहे हैं, हमारे पास भी कर लिया जो भी जिस पे भी हम काम कर रहे हैं, तो जहां पे फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है दैट इज आवर सिस्टम, वो हमारा सिस्टम है. और उस एरिया को छोड़ के जो बाहर है वो सब कुछ आपका क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया. तो व्हाट इज द सिस्टम हियर. सिस्टम देखो इस पूरे यूनिवर्स का, जैसे हमने डायग्राम बनाया, पूरा बड़ा ब्लॉक बनाया, बीच में हमने ये सिस्टम दिखा दिया, बचा हुआ जो पोर्शन है वो आपका सराउंडिंग हो गया, पूरा तो यूनिवर्स है. तो the part of the universe which is chosen for the thermodynamical studies, जो हम किसके लिए चूज किया है यहाँ पे, थर्मोडायनेमिकल स्टडीज का मतलब एनर्जी चेंजेस वाली प्रोसेसेस से रिलेटेड अगर हम चूज कर लेते हैं तो उस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टम. सो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज चूजन फॉर द थर्मोडायनेमिकल स्टडीज, ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की बातें हम कर रहे हैं. डायग्राम यही बनाना है आपको एग्जामिनेशन में. Now what is the surrounding, the part of the universe excluding, इसको छोड़ दो, बस सिस्टम को छोड़ दो. तो एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम को छोड़ के जो बचा हुआ हिस्सा है उसे आप सराउंडिंग कहते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, सराउंडिंग. तो ये तो हो गया हमारे डेफिनेशन सिस्टम की और सराउंडिंग की होगी. अब हम देखेंगे कि जो सिस्टम है वो कितने टाइप के हो सकते हैं. डायग्राम आपके सामने पहले ही आ चुके हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है, इनमें से कौन सा ओपन सिस्टम है, कौन सा क्लोज्ड है, कौन सा आइसोलेटेड सिस्टम है. तो अब हम सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन होगी सिस्टम की हमारी वो यही रहेगी. तो पहला जो हमारा सिस्टम है ओपन, और उसके बाद जो नेक्स्ट बोलो हमारा कौन सा होगा, क्लोज्ड होगा, और उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम. ये तीन सिस्टम हमारे हो गए. अब ओपन सिस्टम कौन सा है, ध्यान से देखिए और बताएं. जो पहले वाला जो सिस्टम है ये हमारा ओपन सिस्टम है. बोलो क्यों, क्योंकि देखो ये तो हमारा सिस्टम हो गया, ये तो हमारा क्या हो गया, सिस्टम, जिसके ये जो कंटेनर है जिसमें हमने रिएक्टेंट ले रखे हैं, कोई ना कोई चेंज हो रहा होगा या फिजिकल या केमिकल, बट सो एवर मे बी द नेचर ऑफ द चेंज. लेकिन अब क्या हो गया ये सिस्टम, और बाहर बोलो कौन है यहाँ पे, बाहर यहाँ पे सराउंडिंग है. बाहर बोलो ये कौन हो गई यहाँ पे, दैट इज द सराउंडिंग. तो अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बोलो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है बोलो यहाँ पे, ये आपका सिस्टम हो गया. देखो यहाँ पे दैट इज द सिस्टम, जो कंटेनर हमने ले रखा है, हो गया ना ये सिस्टम. और बाहर क्या है बोलो, आपका सराउंडिंग हो गया. तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बोलो क्या हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज.
सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या हो रहा है, मास का एक्सचेंज। मान लीजिए वाटर है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, सराउंडिंग में वेपर चले गए, कंडेंसेशन हो गई, वेपर दोबारा कंडेंस होके हमारे सिस्टम के अंदर आ गए, हो गया ना मास का भी एक्सचेंज, हो गया एनर्जी का भी एक्सचेंज। पानी गर्म है, थोड़ी देर में ठंडा हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एनर्जी सिस्टम से किसमें चली गई, सराउंडिंग में। पानी आपने बहुत ठंडा ले रखा था इस कंटेनर के अंदर, आपने रखा रूम टेम्परेचर के ऊपर, कुछ देर के बाद जो बहुत ठंडा पानी था वो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर आ गया, तो मीन्स क्या हुआ, आपकी सराउंडिंग से उसने एनर्जी ले ली, हो गया ना एनर्जी का ट्रांसफरेंस, एक्सचेंज हो गया। तो ओपन सिस्टम कौन होता है, द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज बोथ मास, जिसमें मास का भी एक्सचेंज और जिसमें एनर्जी का भी एक्सचेंज, विच कैन एक्सचेंज बोथ मास एंड एनर्जी। एंड यहाँ पे आप एंड कर देना, एंड है यहाँ, मास एंड एनर्जी विद सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। आप उसे क्या कहते हैं, वो आपका ओपन सिस्टम हो जाता है। अच्छा एक चीज बताएं, मान लीजिए पहले जो सिस्टम था उसका जो मास था m1 था, मान लीजिए m1 इज द मास, ठीक हो गया। कुछ देर के बाद मान लीजिए प्रोसेस चली इवेपोरेशन की, जो वाटर वेपर्स, जो वाटर था वो वेपर की फॉर्म में चला गया, तो उस कुछ देर के बाद जो मास है ना बेटा, वो आपका बोलो कितना हो गया, m2 हो गया। तो क्या m1 और m2 सेम है, नहीं सेम नहीं है। अगर सेम होता तो जो डेल्टा m आप निकालते हैं यहाँ पे डेल्टा m, वो तो जीरो हो जाता, लेकिन अब तो मास में चेंज आ गया, देयर अकर्स द चेंज इन द मास। अब ऐसे ही एनर्जी जो सिस्टम की है, मान लीजिए वो पहले 10 जूल थी, मान लीजिए सिस्टम की जो एनर्जी थी वो पहले बोलो कितनी थी, 10 जूल थी। मान लीजिए गर्म था पानी, अब वो कुछ एनर्जी बाहर सराउंडिंग के अंदर देखो निकल गई, तो क्या एनर्जी कुछ देर के बाद, ये एनर्जी है E1 थी मान लीजिए एनर्जी 10 जूल, कुछ देर के बाद मान लीजिए बाहर निकल गई एनर्जी, निकल गई ना कुछ एनर्जी। अब जो E2 रह गई है सिस्टम की जो एनर्जी है, वो क्या आपकी 9 जूल रह गई ना, कुछ कम हो गई, हो गई। तो क्या डेल्टा चेंज इन एनर्जी हुआ, बिल्कुल हुआ, चेंज इन एनर्जी हुआ। क्या चेंज इन एनर्जी जीरो है, नो नहीं है। मतलब पहले एनर्जी 10 थी, बाद में भी 10 होती, E2 E1 भी 10, E2 भी 10, तभी तो हम डेल्टा E दैट इज द E2 माइनस E1 को हम जीरो कहते हैं। लेकिन ओपन सिस्टम में ऐसा नहीं होता। तो मीन्स इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, द चेंज इन मास इज नॉट जीरो, द चेंज इन एनर्जी इज नॉट जीरो, हियर द रिएक्शन अकर्स इन द ओपन वेसल। ओपन वेसल में जब हम एनर्जी कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बहुत मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, और इसकी वजह से जो चेंज इन मास है वो भी जीरो नहीं होता, चेंज इन एनर्जी है वो भी जीरो नहीं होता, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है मास का भी और एनर्जी का भी। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार दी जाती है, या आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाए कि वो कौन सा सिस्टम है जिसमें डेल्टा एम इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप आंसर क्या लिख के आना, ओपन सिस्टम। अब नेक्स्ट हम लेते हैं क्लोज सिस्टम। देखो ये हमने बंद कर दिया, मान लीजिए आपके पास पानी था, गर्म था, आपने उसको ऊपर से कवर कर दिया। अब क्या होगा, मास तो बाहर नहीं जा सकता, जो वाटर है गर्म था उसके वेपर्स तो बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपने उसको ऊपर से कवर कर दिया। कहने का अभिप्राय क्या हुआ, मास का तो एक्सचेंज अब होगा नहीं, मास का एक्सचेंज नहीं होगा। पहले मान लीजिए कोई मास था, वो मान लीजिए m1 था, और बाद में क्या है, मास m2 है, ये दोनों इक्वल हैं, बोथ आर बोलो क्या है, बोथ आर सेम, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ मास हियर। बट आपकी जो पानी गर्म था वो ठंडा तो हो गया, मिस एनर्जी पहले मान लीजिए E1 जो एनर्जी थी, जैसे हमने पहले लिखा था वो 10 है, बाद में 9 जूल हो गई, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो हो रही है। तो क्लोज सिस्टम कौन होता है, वो सिस्टम होता है विच कैन एक्सचेंज ओनली द एनर्जी, जिसमें सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो विद द सराउंडिंग, विद द सराउंडिंग एंड नॉट ऑफ मास, और मास का एक्सचेंज ना हो, तो आप उसे क्लोज सिस्टम कहते हैं। तो मीन्स आपने क्या देखा, चेंज इन मास हुआ है, नहीं हुआ, मास सेम रहा, मींस डेल्टा एम इज जीरो, डेल्टा एम इज जीरो, लेकिन एनर्जी का तो एक्सचेंज हुआ है, तो चेंज इन एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाए मैथमेटिकल फॉर्म कि डेल्टा एम इज इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, बोलो कौन सा सिस्टम होता है, तो आप बोलो किस पे टिक करके आना, आप टिक करके आना क्लोज सिस्टम के ऊपर, बोलो किस पे, क्लोज सिस्टम पे। क्लियर हो गया। अब ये थर्मस फ्लास्क टाइप का सिस्टम हमने ले लिया, जैसे आप लेके जाते हैं ना वाटर की बोतल ले आते हैं आप घर से, उसमें ठंडा पानी है तो ठंडा रहेगा, सर्दी के मौसम में आपने थोड़ा हॉट हॉट वाटर आप ले आए पीने के लिए, तो वो गर्म पानी गर्म ही रहता है, शाम तक गर्म रहता है, क्योंकि क्या नहीं हुआ, मास का भी एक्सचेंज नहीं हुआ, क्योंकि क्लोज है, बिल्कुल बंद कर रखा है। फर्दर एक इंसुलेशन भी कर दी, डबल लेयर बना दी, बीच में गिलास वूल डाल रखी होती है ऐसे इंसुलेशन के लिए, क्योंकि गिलास इज ए बेड कंडक्टर। तो मीन्स एनर्जी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं आ सकती, मास अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं आ सकती। मतलब अंदर वाला पोर्शन बोलो क्या है, ये आपका सिस्टम है, बोलो क्या है, दैट इज द, ये आपका सिस्टम था। और बाहर बोलो क्या है आपके लिए, ये यहाँ पे सराउंडिंग है। तो बोलो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना तो मास का एक्सचेंज हुआ और ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हुआ,
तो ऐसे सिस्टम को आप बोलो क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड सिस्टम। तो और क्या डेफिनेशन हुई, द सिस्टम विच कैन नीदर एक्सचेंज एनर्जी नोर मास विद द सराउंडिंग कॉल्ड एज द आइसोलेटेड सिस्टम। और इसमें मैथमेटिकल तरीके से क्या लिखें, डेल्टा एम इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा ई इज इक्वल टू जीरो। सिस्टम के अंदर जो मास था पहले वो बाद में भी उतना ही रहा, 10 ग्राम था तो 10 ग्राम ही रहा, M1 इज 10 ग्राम, M2 इज 10 ग्राम, तो चेंज इन मास इज जीरो। एनर्जी पहले 10 जूल थी, बाद में भी 10 जूल रही, तो E1 भी 10 जूल, E2 भी 10 जूल, तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या बताया, चेंज इन एनर्जी बोलो क्या हो गई, जीरो हो गई, और चेंज इन मास भी बोलो क्या हो गई, वो आपकी जीरो हो गई। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैथमेटिकल तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गई हमारी पहली क्लासिफिकेशन थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। द सिस्टम में भी द ओपन, द दैट में भी द क्लोज्ड, दैट में भी द आइसोलेटेड। समझ में आ गया बेटा, सारी बातें आ गई होंगी आपको समझ में। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, और एक होंगी उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज कहलाएंगी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का क्या मतलब है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब है द सिस्टम विच डील्स विद द लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस कॉल्ड एज द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मींस हमने क्या किया, एक बीकर में पानी डाल दिया, ज्यादा ये नहीं कि एक बिल्कुल एक एटम ले रहे हैं, एक मोलिक्यूल ले रहे हैं, नो, which deals with a large number of atoms, which deals with a large amount of the substance, that called as a macroscopic system। तो ये जो, मान लीजिए किसी सब्सटेंस का कोई कलर है, मान लीजिए मैं आपको एक एटम दे दूं इस चीज का, एक एटम का कोई कलर ही दिखाई नहीं देगा। जो काफी एटम बेटा इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो जब बल्क बन जाता है तब वो कलर अपीयर होता है, तब वो कलर क्या होता है, अपीयर होता है। क्लियर हो गया ना। तो कोई भी कलर बोला अपीयर कब होता है, जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, अदरवाइज वो हमें दिखाई भी नहीं देगा। तो किसी भी सब्सटेंस का कलर क्या आप इंडिविजुअल एटम का स्टडी करके बता सकते हैं कि इसका कलर व्हाइट है, इसका कलर रेड है, इसका ब्लू है, येलो है, नो। ये एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। बोलो कैसा सिस्टम होता है, मैक्रोस्कोपिक, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से रिलेटेड वाली चीजें हैं ये। कलर इज रिलेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर हो गया आपका, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद वो प्रॉपर्टीज जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से रिलेटेड होती हैं वो आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, विच आर रिलेटेड विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, आर कॉल्ड एज द, बोलो क्या, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर आप कभी भी इंडिविजुअल एक एटम का डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, बल्क में लेंगे आप चीज तभी आप उसका टेम्परेचर बता सकते हैं। एक मोलिक्यूल वाटर का आपको दे दें, कहीं इसका टेम्परेचर आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। आप बल्क में लेते हैं वाटर, एक कंटेनर के अंदर थर्मोमीटर से आप पता लगा, प्रेशर आप किसी एक एटम का पता नहीं लगा सकते, एक मॉलिक्यूल का पता नहीं लगा सकते, बल्क में लेंगे। वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक बल्क प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन एंड सो ऑन, विस्कोसिटी एक बल्क प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि विस्कोसिटी में तो आपने देखा ना, एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन होगी, वो एक दूसरे के लिए रुकावट पैदा करेंगे, कुछ इंटरेक्शन ज्यादा बनेगी तभी तो वो गाढ़ी बनेगी चीज। अकेली एटम आपने ले लिया तो आप क्या विस्कोसिटी टर्म को स्टडी कर पाएंगे, नहीं स्टडी कर पाएंगे। सिमिलरली सरफेस टेंशन टर्म को आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। These all are related to the macroscopic system and these are the macroscopic properties। तो यही हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है कि आप टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी लेंगे तो आपको बल्क में लेना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल। आप इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल लेके आप स्टडी नहीं कर सकते इन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को। तो वी कैन नॉट मेजर द टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी एक्सेट्रा ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको भी बताया। But we measure the temperature, pressure, etc. of all the molecules collectively when they are present in the bulk. Hence, temperature, pressure are the macroscopic properties. इसलिए हम इनको macroscopic properties कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती बेटा यहाँ पे सिस्टम के बारे में, होमोजीनियस सिस्टम। जैसे कि नाम से पता चलता, होमो, होमो का मतलब सेम रहना। सेम कहाँ पे रहना, मान लीजिए कंटेनर के अंदर ऊपर से नीचे तक एक जैसा रहना, तो वो होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। तो मीन्स द सिस्टम विच कंटेन ओनली वन फेज, विच कंटेन ओनली वन फेज, तभी वो ऊपर से नीचे तक एक जैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तभी हम उसको होमोजीनियस सिस्टम कह सकते हैं। अब जैसे H2 प्लस Cl2, यहाँ पे आप Cl2 लिखेंगे, H2 प्लस Cl2, इनके बीच देखिए रिएक्शन चली और बोलो क्या बन गया, दोनों गैसेस थी और रिएक्शन चलने के बाद भी बोलो क्या बन गया आगे जाके, HCl, वो भी एक गैस है, मिल गए आपस में। अब मान लीजिए कुछ रिएक्टेंट बचे हुए, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट भी बन गए, ये आपस में इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्स हो गए। लेकिन जो मान लीजिए कंटेनर के अंदर जो ये डिफरेंट लेयर है ना बेटा, जो डिफरेंट लेयर है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखो जो ये डिफरेंट लेयर होगी ऊपर से नीचे तक, मान लीजिए कंटेनर में फर्स्ट लेयर, सेकंड एंड सो इन इन ईच ऑफ द लेयर
the number of these H2Cl2 and the HCl, that should remain same. If they are present in the same quantity throughout the container, first, second, and in all the layers, then that system is called as a homogeneous system. और ये तभी संभव है जब आपके पास गैसेस हो, बिकॉज गैसेस कैन इंटरमिक्स विद ईच अदर इजिली, वो आपस में एक दूसरे के साथ इजिली इंटरमिक्स कर सकते हैं. मान लीजिए दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, एक वाटर होता, एक ऑयल होता, क्या वो आपका होमोजीनियस हो गया ऊपर से नीचे तक? नो. मान लीजिए ऑयल तो ऊपर फ्लोट कर रहा है, नीचे आपका वाटर है, तो मीन्स ऊपर वाली लेयर में तो सिर्फ ऑयल है, नीचे वाली लेयर में आपके वाटर है, तो मीन्स ऊपर से नीचे तक तो एक जैसा रहा नहीं ना. तो मीन्स एक फेज तो बना नहीं, वहां पे तो दो फेज बन गए, एक फेज वाटर का है, दूसरा फेज ऑयल का हो गया, मीन्स ऊपर से नीचे तक एक जैसा रहा नहीं, होमोजीनियस सिस्टम बना नहीं. क्लियर हो गई ना बेटा बात समझ में? एक चीज और बता दें जैसे होमोजीनियस बनाते हैं. आपने एलॉय के बारे में सुना होगा ना बेटा, जिंक कॉपर को मिलाया एलॉय बन गया, ऐसे सुना है आपने. कॉपर टिन को मिलाया एलॉय बन गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे होते हैं. अब ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर जिंक एक सॉलिड है, कॉपर एक सॉलिड है, उनको मिला दिया, मान लीजिए आपने क्रश कर दिया, उसको पाउडर फॉर्म में मिला दिया, तो क्या वो आपका होमोजेनियस सिस्टम बनेगा? नहीं बनेगा. कब बनता है, कैसे बनाते हैं? जिंक को मेल्ट किया जाता है, कॉपर को मेल्ट किया जाता है, और जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं उसके बाद उनको इंटरमिक्स किया जाता है मेल्टेड फॉर्म के अंदर, और आफ्टर दैट इंटरमिक्सिंग वो गेट सोलिडिफाई. अब क्योंकि पहले वो मेल्टेड फॉर्म के अंदर थे, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट थी वो यूनिफॉर्म थी, ऊपर से नीचे तक एवरी लेयर के अंदर वो यूनिफॉर्म अरेंजमेंट थी जिंक और कॉपर की आपस में, जितने फर्स्ट लेयर में उतने एंड सो ऑन स्टेप से. तो इसलिए सोलिडिफिकेशन के बाद भी वो ऐसे ही रहे, इसलिए वो एक होमोजीनियस सिस्टम. इसलिए आपने देखा होगा एलॉय के बारे में कहते हैं इट इज ए होमोजीनियस सिस्टम, इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स. जो ये दो या दो से ज्यादा मेटल्स का जो होमोजीनियस मिक्सचर हम जो बनाते हैं तभी आपके एलॉय बनते हैं. तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे इस शब्द का मतलब, कि होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्या होता है. तो ये होमोजीनियस सिस्टम जो होते हैं वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक फेज आपको दिखाई दे जाता है. अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा. सो ऑल द कंपोनेंट आर इन गैसियस फेज, सो दैट इज द होमोजीनियस सिस्टम हियर. और होमोजीनियस कौन होते हैं? विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसे होते हैं. जैसे शुगर सॉल्यूशन आपने बना दिया, घुल गई चीनी उसके अंदर, आप एक्सेस में नहीं डालेंगे, आप शुगर इतनी नहीं डालेंगे कि सर देखो हमने क्या किया, शुगर डाल दी, इतनी ज्यादा डाल दी, देखो सर शुगर कुछ तो नीचे सेटल डाउन हो गया. आपने देखो एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेशन मींस आपने पानी में शुगर डाली घुल गई, शुगर डाली घुल गई, होमोजीनियस. अभी तो शुगर डाली घुल गई, शुगर डाली घुल गई, होमोजीनियस. आप एक्सेस में डालेंगे तो आपकी एक्सेस बच गई, वो सेटल डाउन ही हो जाएगी. या आपको जब भी हम होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं तो बेटा हम आपको बता दें ये जो बात है इट इज एप्लीकेबल ओनली ड्यूरिंग द डाइल्यूट सॉल्यूशन, नॉट ड्यूरिंग द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये बात भी आप सभी अपने दिमाग में सेट कर लेना. कोई आपसे पूछे एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया शुगर का, एक कंसंट्रेटेड बना दिया विच इज होमोजीनियस, देखो होता क्या है डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, तो जो भी आप सोल्यूट डाल रहे हैं, जैसे शुगर ले लिया, उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है ना, तो मीन्स यूनिफॉर्म होंगे ऊपर से नीचे तक फुली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे. लेकिन जैसे जैसे आप शुगर की अमाउंट उसमें इंक्रीज करते चले जाते हैं तो होगा क्या, वो पार्टिकल नजदीक आएंगे, इंट्रैक्शन बनेगी और हैवीनेस आएगी, सेटल डाउन हो जाएंगे ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से. तो मीन्स नीचे वाली लेयर में आपके शुगर पार्टिकल ज्यादा रहेंगे, फिर कम 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 एंड कम, तो ऊपर से नीचे तक एक जैसा रहा नहीं. कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात हम आपको बता रहे हैं. तो इसलिए जब आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस वक्त क्या चांस रहता है कि अब वो होमोजीनियस ना हो, वो हिड्रोजीनियस बन जाएगा. वो कैसा बन जाएगा? इसलिए आपने देखा होगा जब भी हम डेफिनेशन लिखते थे, ट्रू सॉल्यूशन सॉल्यूशन वाली यूनिट जब आप पढ़ते थे, हम क्या लिखते थे? हम कुछ ऐसा लिखते थे डेफिनेशन में कि द सॉल्यूशन द होमोजीनियस, द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखते थे? the mixture of two or more substances, the mixture of two or more substances which is uniform throughout in their dilute form, ये हम लास्ट में लिखते थे, in their dilute form is called as the solution, is called as the true solution, उसे हम true solution कहते थे. तो ये बेटा आप जरूर ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट आ जाता है हेट्रोजीनियस. इससे जो रिवर्स हुआ वो हेट्रोजीनियस सिस्टम ही हो जाएगा, विच कंटेन टू और मोर फेजेस, आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम बन जाता है. आपने कैल्शियम कार्बोनेट को देखो हीट किया, ये सॉलिड था पहले, और उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ये सॉलिड है, जबकि CO2 आपकी गैस बन गई. मान लीजिए क्लोज कंटेनर है तो उसके अंदर गैसियस फेज भी है, उसके अंदर सॉलिड भी है, हो गए ना आपके दो फेज, तो आपका हेट्रोजीनियस सिस्टम बन गया. तो ये एग्जांपल हो गया आपके हेट्रोजीनियस सिस्टम का. क्लियर हो गया बेटा? तो हेट्रोजीनियस सिस्टम कौन होता है? विच इज नॉट यूनिफॉर्म, विच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जो ऊपर से नीचे तक पार्टिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो रेशियो है वो सेम ना रहे थ्रू आउट द कंटेनर, तो उसको आप कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम.
अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है जो हम पढ़ेंगे अपनी इस यूनिट में, प्रोसेस, और यू कैन से द रिएक्शन। ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ते हैं। तो अब कब कहते हैं कि रिएक्शन हो गई? रिएक्शन इज सेट टू अकर, रिएक्शन इज सेट टू अकर, बोलो कब? व्हेन द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट बोलो किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप कहते हैं रिएक्शन हो गई। बोलो क्या हो गई? रिएक्शन हो गई। या दूसरे शब्दों में आप क्या कहते हैं? रिएक्शन इज सेट टू अकर व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, जब पुराने बॉन्ड बोलो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, तो आप कहते हैं रिएक्शन हो गई। जैसे एग्जांपल देखिए ऑर्गेनिक का, हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, कार्बन सीएल के बीच में जो ये बॉन्ड है, दो डिफरेंट एटम है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ गया। सीएल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट कर लेता है, सीएल के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, हो गया ना सेपरेशन ऑफ चार्ज। अब हुआ क्या एल्काइल हैलाइड में? कौन सी रिएक्शन ये दिखाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं। सेंट्रल एटम के ऊपर देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो जब भी हमने यहाँ पे रिएक्शन, तो ये OH नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे काम करेगा, एक्वस QH मान लीजिए डाल दिया, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव ही अटैक करेगा क्योंकि सेंट्रल एटम के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। तो देखो जब ये अटैक करेगा, कार्बन के देखो पहले से 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 तो बना नहीं सकता। अगर ये फिफ्थ बॉन्ड अब बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। ऐसा तभी हो सकता है जब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और एक वीक न्यूक्लियोफाइल को हटा दे। OH नेगेटिव यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर से रिलीज हुआ है, हाई कंसेंट्रेशन होगी इसकी, तो इसलिए Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, और Cl नेगेटिव एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो आराम से रिलीज यहाँ से हो जाएगा। तो क्या क्या निकला? बोले यहाँ से KCl निकल गया आपका, देखो आपके बोलो कौन लग गया यहाँ पे जाके? OH। तो आपने क्या देखा? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स, कार्बन Cl के बीच का बॉन्ड पुराना टूट गया, और कार्बन OH के बीच में नया बॉन्ड यहाँ पे बन गया, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए, न्यू बॉन्ड बन गए, रिएक्शन कहते हैं इसे। पहले रिएक्टेंट कोई और स्पीसी थी, अब जो कोई नई चीज बन गई, जैसे आप प्रोडक्ट कहते हैं, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, आप कहते हैं रिएक्शन हो गई। क्या हो गई बोलो? रिएक्शन हो गई है। फर्दर आपके दो Cl थे यहाँ पे, अगर दोनों Cl को हटा के यही हम काम करवा दें, दो OH लग जाए, आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एक ही कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH हो जाए तो दैट कंपाउंड इज अनस्टेबल टुवर्ड्स द हीट, स्लाइटली हीट करते ही यहाँ पे वाटर लॉस हो गया। वाटर लॉस हो गया तो अब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया, जैसे एल्डिहाइड्स आपके यहाँ पे बन गए। अभिप्राय सिर्फ आप हमारा यहाँ पे आपको रिएक्शन प्रोसेस की डेफिनेशन देने से था, वो आप सीख चुके हैं यहाँ पे कि रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसके दौरान आपने क्या देखा? पुराने बॉन्ड टूट गए और नए बॉन्ड बन गए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी आपने देखा। सो द ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से ही तो एक बॉन्ड बनता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये OH नेगेटिव जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन थे, अपने इलेक्ट्रॉन लेके ही तो इसने अटैक किया, तभी तो न्यूक्लियोफाइल का काम किया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग हुई। Cl अपने ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन भी ले गया, कार्बन का भी ले गया, तो गुड लिविंग ग्रुप था, ये निकल गया यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो आप इस शब्द का मतलब समझ गए होंगे। अब टाइप देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन जैसे हमने आपको बताया था पीछे कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस भी हो सकती है, और रिएक्शन बोलो आपकी कैसी हो सकती है? दैट में भी था नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपकी स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, जैसे मैंने आपको बताया नाम से पता चलता है। स्पॉन्टेनियस कौन सी होगी रिएक्शन? बताओ कौन सी होगी? जो अपने आप हो जाए, है ना, लगातार अपने आप चल रही है, या अपने आप चले या इनिशिएशन के बाद भी चल जाए, तो आप उसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहें। बोलो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होगी? द प्रोसेस विच इधर टेक्स प्लेस इटसेल्फ, या तो जो अपने आप हो जाए, या तो बेटा क्या हो जाए? जो अपने आप हो जाए, और बाय सम इनिशिएशन, थोड़ी शुरुआत दे दें उसके बाद वो हो जाए, तो वो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाती है। एग्जाम्पल बड़े सिंपल से हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, हम कुछ नहीं कर रहे। मीन स्पॉन्टेनियस के बारे में एक चीज और आप ध्यान रखें, जो ह्यूमन एफर्ट्स के बिना होती हो वो आपकी स्पॉन्टेनियस है, या ह्यूमन एफर्ट एक बार लगे फिर लगातार चलती रहे तो भी स्पॉन्टेनियस है। कहने का अभिप्राय, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन हुई? या तो जो बिना ह्यूमन एफर्ट्स के ही हो जाए, या ह्यूमन एफर्ट एक बार हम दे, एक बार शुरुआत दे दे, ह्यूमन ह्यूमन बींग्स एक बार शुरुआत दे दे उसके बाद चल पड़े अपने आप, तो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाती है। जैसे यहाँ पे इवेपोरेशन ऑफ वाटर आपको दिख रहा है, क्या ह्यूमन बींग्स ने कुछ किया? नहीं, सन से ही इन्वायरमेंट में अपने आप हो रहा है, जो अपने आप रिएक्शन होती है इन्वायरमेंट में, अपने आप चलती है प्रोसेस इन्वायरमेंट में। देखो सन से एनर्जी मिली, वाटर मोलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन कम हुई, वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, अपने आप हुए, ह्यूमन बींग्स का कोई एफर्ट नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसलिए हमने ऐसा लिखा है इस कैटेगरी में।
सेकंड, द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड द HCl टू गिव द NaCl। हम इनको मिला देते हैं, मिलाने के बाद अपने आप रिएक्शन होती है, अपने आप NaCl वाटर बन जाता है, हीट निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब NaOH प्लस HCl मिलाया तो क्या बन गया, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और आपके स्टेप से ये प्रोसेस चल गई। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, देखो जो दूध था आपके पास, मिल्क रखा था, उसमें आपने थोड़ा सा बाहर से खट्टा डाल दिया, मीन्स थोड़ी लस्सी डाल दी, थोड़ी दही डाल दी, तो क्या हुआ, मिल्क मिल्क नहीं रहा। समय लगा, शाम को आपने खट्टा लगाया, शाम को थोड़ी मिल्क में आपने थोड़ी दही डाली, सुबह तक देखा उसकी कर्ड बन गई, दही बन गई। आपने एक बार ही तो शुरुआत दी थी, आपने ऐसा तो नहीं किया ना कि आप पूरी रात उस कंटेनर के अंदर जिसमें मिल्क था, आप बाहर से कंटिन्यूअस एफर्ट डालते रहे, कंटिन्यूअसली उसमें लस्सी डालते रहे, कंटिन्यूअसली बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर आप अप्लाई करते, ऐसा तो आपने नहीं किया। सिर्फ इनिशिएशन दी थी, आपका मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये। कैसी प्रोसेस है ये, स्पॉन्टेनियस। कोरोजन ऑफ आयरन, आप कुछ नहीं कर रहे, आपको कोई एफर्ट नहीं, इन्वायरमेंट से, एयर मॉइस्चर इंप्यूरिटीज इन्वायरमेंट से अपने आप आती है, अपने आप रिएक्शन चलती है, कोरोजन ऑफ आयरन, इसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बोलो कैसी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है, द प्रोसेस विच नीदर टेक्स प्लेस इटसेल्फ, जो ना तो अपने आप हो रही नेचर में, और फिर हमने थोड़ी शुरुआत देने की कोशिश की, तब भी नहीं हुई, तो रिएक्शन विच नीदर टेक्स प्लेस इटसेल्फ, जो ना तो अपने आप हो, नॉर बाय सम इनिशिएशन, और वो शुरुआत कुछ हम देने की कोशिश करें उसके बाद भी ना हो। जैसे मान लीजिए आप घर में चाय बना रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ द टी, आपने ये सोचा कि देखो, आपने थोड़ा वाटर लिया, उसके अंदर चाय की पत्ती आपने डाल दी, और उसके बाद थोड़ा शुगर आपने डाल दिया, जो भी और चीजें मिलानी थी आपने, तुलसी वगैरह जो भी आप डाल दिया, फिर आपने सोचा चलो एक बार गैस ऑन कर देते हैं, गैस ऑन कर दी, और गैस ऑन करके थोड़ी शुरुआत हुई, आपने गैस बंद कर दी, मतलब एक बार शुरुआत देनी थी, शुरुआत तो दे दी ना, देने के बाद बंद कर दिया, क्या चाय अपने आप बनती रही बनती रही बंद, तो ऐसा नहीं हुआ। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस आपको इग्नाइट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस आपको गैस ऑन रखनी पड़ेगी, तभी जाके चाय आपकी बनेगी। तो इसलिए फॉर्मेशन ऑफ टी क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बोलो कैसी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो आपने देखा होगा घर में पानी की टैंक है, तो आपने क्या देखा, क्या पानी अपने आप ऊपर चला जाता है, नहीं जा रहा था, आपने सोचा घर में मोटर रखी है, आप उसको ऑन कर देते हैं, आपने ऑन कर दिया, पानी चढ़ना शुरू हो गया, आपने मोटर बंद कर दी, तो क्या अपने आप चढ़ता रहा, नहीं, अपने आप नहीं गया, अपने आप नहीं गया। तो मीन्स जो राइजिंग अप ऑफ द वाटर, तो क्या है ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हमें कंटिन्यूअस एफर्ट बाहर से देना पड़ता है, सिर्फ शुरुआत से काम नहीं चलता, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाता है। कोई पहाड़ी है, वहां से पानी अपने आप नीचे आ रहा, आपने देखा होगा जितनी नदियां बनी है, जो आपके बर्फ जमी होती है पहाड़ों के ऊपर, वहां से जब वो मेल्ट होती है, मेल्ट के बाद ही तो नदियां बनती हैं, और वो जो फ्लो होता है वाटर का, क्या हमने ये सोचा कि चलो एक बार पानी को वापस ऊपर चढ़ा देते हैं, वहां पे ठंडे मौसम के दौरान जब आपकी स्नोफॉल होती है कि ऊपर जाके दोबारा बर्फ बन जाएगी, क्या आपने एक बार मशीन लगाई, मान लीजिए चलो वापस करते हैं इसको, तो क्या फिर वो पानी अपने आप ऊपर चढ़ता रहेगा, नहीं, राइजिंग अप ऑफ द वाटर इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट मांगेगी। तो अब आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में समझ गए। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कोई कब होगी, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस के ऊपर उसको हम समझेंगे अपने आगे आने वाले सेशंस के दौरान। डिफरेंट फैक्टर्स हैं हमारे, जैसे आपका एंथैल्पी फैक्टर आएगा डेल्टा एच, जो हम आगे जाके बताएंगे, डेल्टा एच नेगेटिव हो तो आप कह दो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा एस एंट्रोपी, अगर रेंडमनेस दिख रही हो, कुछ भागा दौड़ी दिख रही हो, पार्टिकल भाग रहे हैं, तो कह दो स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस। या इन दोनों के मिलाने से जो एक फैक्टर बनता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस थ्री डेल्टा एच, डेल्टा जी नेगेटिव हो, स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस। मतलब ये सारी मैथमेटिकल बातें, और ये स्पॉन्टेनिटी कोई कब होगी स्पॉन्टेनियस, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ पढ़ रहे थे, बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे थे, डिफरेंट टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो आपके इस थर्मोडायनेमिक्स वाली, एनर्जेटिक्स वाली यूनिट में इन्वॉल्व होने वाली है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो प्रोसेस होती है वो आपकी डिफरेंट टाइप की हो सकती है। द प्रोसेस में बी द स्लो प्रोसेस, द प्रोसेस में बी द फास्ट प्रोसेस, दैट में द मॉडरेट प्रोसेस। तो स्लो प्रोसेस कौन होती है, स्लो प्रोसेस वो होती है विच टेक्स वेरी लॉन्गर टाइम फॉर द कंप्लीशन, जो फिनिश होने में ज्यादा समय ले, आप उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्लो प्रोसेस, स्लो रिएक्शन। जैसे आपके कोरोजन ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, ऐसा थोड़ी ना आपने लोहे का टुकड़ा लिया, बारिश हो रही है, बाहर रख दिया कि भाई जंग लग जाओ बच्चों, आओ देखो, देखो लग गया एक सेकंड, ऐसा तो नहीं होगा, इट टेक्स सम टाइम। तो जो कुछ समय लेती है, कुछ समय लेती है, आपके क्या पता सुबह से शाम तक चल जाए, वो आपकी स्लो प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, स्लो प्रोसेस। दूध का दही में बदलना है ऐसा तो नहीं, घर में मेहमान आ गए, दूध भैया चलो खट्टा लगाया, देखो जी तैयार, आपको दूध चाहिए आप दूध ले लो,
आपको आपको दही चाहिए, चलो इसमें खट्टा लगाया, दही बन गई, लो आप दही, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो मीन्स दैट टेक्स समथिंग टाइम, सो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड विल टेक समथिंग टाइम। ये कुछ समय लेती है रिएक्शन, स्लो रिएक्शन कहलाती है, स्लो प्रोसेस कहलाती है। जैसे मैंने कोरोजन ऑफ आयरन के बारे में बताया था, इट कम इन द कैटेगरी ऑफ द स्लो रिएक्शन, स्लो प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस कौन होंगी? फास्ट प्रोसेस वो होती है विच टेक्स द लॉन्गर टाइम, विच टेक्स द लॉन्गर टाइम फॉर द कंप्लीशन। क्या लॉन्गर टाइम लेंगी? नो, स्लो प्रोसेस थी वो, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक हो गया ना बेटा। विच टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर द कंप्लीशन, स्लो प्रोसेस। और फास्ट कौन होंगी? विच टेक्स प्लेस इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आपने लेबोरेटरी के अंदर जब आप टेस्ट करते हैं, एसिड बेसिक रेडिकल की एनालिसिस भी आप करते होंगे, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन भी करते होंगे। मान लीजिए आपने ब्लू लिटमस टेस्ट करना था, आपने ब्लू लिटमस डाला, इट टर्न्स रेड, एकदम से हो गया, डालते ही एकदम कलर चेंज आ गया, फास्ट रिएक्शन है वो। आपने पीपीटी बन गए, आपके पीपीटी बन गए आपके एसिड बेस एनालिसिस के दौरान, आप काफी बार देखते हैं बेसिक रेडिकल के एनालिसिस, एकदम व्हाइट पीपीटी बन गए, एकदम येलो पीपीटी बन गए, एकदम ब्लैक पीपीटी बन, फास्ट रिएक्शन होगी, आयनिक रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन होती है। तो द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड हुआ नहीं उससे पहले आपके आपकी रिएक्शन हो चुकी होती है, फास्ट रिएक्शंस कहलाती है। कैसी कहलाती है वो? फास्ट रिएक्शन। जैसे आयनिक रिएक्शन जैसे हम बता रहे थे, NaOH HCl के बीच रिएक्शन की, NaOH Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन है, HCl में BH पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन है, ऑपोजिट आयन अट्रैक्ट ईच अदर, फास्ट हो गई रिएक्शन एकदम से, NaCl प्लस वाटर बन गया, आपकी जो रिएक्शन इनके बीच में चली, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होती है। अब फर्दर अगर हम देखें तो रिएक्शन जो है फर्दर दो टाइप की और हो सकती है। अगर हम इन दोनों के बीच की देखते हैं ना बेटा, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन के बीच की, उन्हें मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। मींस द रिएक्शन हुज रेट इज इन बिटवीन स्लो एंड फास्ट कॉल्ड एज द मॉडरेट रिएक्शंस। वो क्या कहलाती हैं? वो मॉडरेट रिएक्शंस कहलाती है। खैर आगे देखते हैं, जो रिएक्शन होती है जो चल रही है वो आपकी सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो वो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, जो एक ही स्टेप में हो जाए, सिंपल रिएक्शन। चलो कैसी होती है? सिंपल रिएक्शन। विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है, विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई, एक से ज्यादा स्टेप में हो गई, तो एक से ज्यादा स्टेप में कैसे चली वो उसका मैकेनिज्म कहलाता है। उस रिएक्शन का क्या कहलाता है? मैकेनिज्म। मीन्स कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक स्टेप में तो हुई नहीं, एक से ज्यादा स्टेप में चली, दो स्टेप में, तीन स्टेप में चली, तो हाउ दैट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, the steps through which the complex reaction takes place is called their mechanism, वो उसका मैकेनिज्म कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है उसका? मैकेनिज्म। सो द स्टेप्स थ्रू व्हिच ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इट्स मैकेनिज्म। अब मान लीजिए ये रिएक्शन चली, जैसे हमने अभी आपके सामने डिस्कस ही किया था, एल्काइल हैलाइड, आपने न्यूक्लियोफाइल डाला, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये रिएक्शन बन गई, आपके दो OH लग गए, दो बार अटैक हुआ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई, वाटर लॉस और एल्डिहाइड आपके बन गए। तो ये स्टेप्स हुई ना जिसके थ्रू आपकी रिएक्शन चली, सो दैट कॉल्ड मैकेनिज्म। क्या कहलाता है? मैकेनिज्म। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में जब होती है, जब उसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, उसमें कोई ना कोई स्टेप स्लो होगी, कोई फास्ट होगी। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होती है उस मैकेनिज्म के अंदर, जो भी स्लोएस्ट स्टेप होती है, वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाती है। ये बात आप जरूर ध्यान रख लेना। ये बात हम आपके बताते भी हैं किसके दौरान? आपके केमिकल काइनेटिक्स के दौरान भी हम ये सीखते हैं, तो आप ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो उसके बाद आ गया कि फर्दर रिएक्शन और कितने टाइप की हो सकती है। द रिएक्शन में भी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन जो है वो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, और रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है। जैसे नाम से पता चला एक्सो, एक्स का मतलब एग्जिट, निकलना, इवॉल्व हो जाना। अब ऐसा नहीं होता, हम आपको बता दें कि रिएक्शन के दौरान हीट बस निकले ही निकले तब एक्सोथर्मिक करें, नो। आपने ध्यान दिया होगा ना, पिछले सेशन के अंदर भी हमने बताया था, हम नेट वर्ड जरूर लगाएंगे यहाँ पे कि नेट हीट इज इवॉल्व, नेट नेट। अब इस नेट का मतलब क्या है वो आप डायग्राम के थ्रू समझ पाएंगे, अभी आपके सामने डायग्राम भी ड्रा करके आपको बताएंगे। सो द रिएक्शन इन विच नेट हीट इज रिलीज, जिसमें नेट हीट एब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, यहाँ पे रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेट हीट एब्जॉर्ब होगी, आगे हम बताएंगे उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। आप समझे इस डायग्राम से? देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है आपके पास, ये रिएक्टेंट है, इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो एकदम कन्वर्ट होंगे नहीं, रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, कुछ एनर्जी है, रिएक्टेंट को पहले इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होगा। क्रॉस ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचना होगा। मान लीजिए आप यहाँ बैठे, आपको पहाड़ी पे जाना, आप में कुछ एनर्जी होगी, ताकत होगी, तभी तो आप ऊपर तक जा सकते हैं ना। विदाउट एनर्जी यू कांट गो। तो आप अपने उस एनर्जी के साथ यहां तक तो पहुंच गए, देखो जहां पे रिएक्टेंट बैठे ये यहां तक पहुंच गए, इतनी ही एनर्जी थी, लेकिन पहुंचना ऊपर तक।
पर तक जाएंगे, एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वहां तक पहुंच जाए। इतनी एनर्जी के साथ रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तभी प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, शुरू में तो एनर्जी चाहिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इस एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए बाहर से एनर्जी लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिएक्टेंट के पास तो सिर्फ इतनी एनर्जी है जो हमने ई आर से लिखा, दैट इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट के पास एनर्जी है। समथिंग एनर्जी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड, तो एब्जॉर्ब करनी होगी, सो दैट कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं उसे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे जाने के लिए। क्लियर हो गया? तो एब्जॉर्ब हुई ना बेटा यहाँ पे। तो आप कहेंगे सर एब्जॉर्ब हो गई तो अब तो ये नहीं होनी चाहिए एक्सोथर्मिक, ऐसा नहीं है। ध्यान दें, जो ये एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की है, देखो यहां से लेके यहां तक ये गैप है जो एब्जॉर्ब की है। उसके बाद रिएक्शन चली, कुछ एनर्जी थी रिएक्टेंट के पास, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, दैट टोटल सम इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कम से कम मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए कि जो रिएक्टेंट है इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में बदल जाए, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होती थी डेफिनेशन? द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ, तो है ना रिएक्टेंट के पास, तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड by the reactant to cross over that energy barrier so that they can easily be converted into product, उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन में एक शब्द का ही तो डिफरेंस है। यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे थ्रेशोल्ड में? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम का मतलब ये एनर्जी बैरियर से लेके देखो नीचे से ऊपर तक, दैट होल, द इतनी कम से कम चाहिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इतनी जो चाहिए उसमें कुछ तो है रिएक्टेंट के, कुछ और चाहिए, कुछ और को कहते हैं द एक्स्ट्रा अमाउंट, कुछ और चाहिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा वर्ड लिख देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड लिख देंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बन गए, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब ध्यान दें, मान लीजिए रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी थी 10 जूल, बाहर से ले ली 20 जूल, 30 जूल हो गई। अब जो एनर्जी निकली, ध्यान देना, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? जितनी एनर्जी बाहर से ली थी देखो उससे ज्यादा निकल गई, उससे ज्यादा निकल गई, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम है। तो इसलिए तो नेट हीट इज, बोलो क्या हो गई? इवोल्व हो गई। ली एब्जॉर्ब की, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, मान लीजिए वो है 20 जूल, और जो निकल गई वो है 25 जूल। एब्जॉर्ब बोलो कितनी की? 20 जूल, और निकल कितनी गई बोलो? 25 जूल। तो इसलिए जो प्रोडक्ट की एनर्जी है रिएक्टेंट से देखो कम हो गई, आपको डायग्राम से दिख भी रहा है। तो इसलिए वर्ड यूज किया नेट, नेट हीट इज इवॉल्व। तो हमेशा ही किसी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए इनिशियली समथिंग एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन, शुरू में एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए बाहर से हमें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट को देनी ही पड़ती है, तभी वो उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस ओवर करते हैं, तभी वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। उसके बाद निकली कितनी एनर्जी? जितनी एब्जॉर्ब की थी उससे ज्यादा निकल गई, तो एक्सोथर्मिक है। तो क्या है बोलो? एक्सोथर्मिक। क्लियर हो गया ना बेटा? तो डेल्टा एच की वैल्यू बोलो क्या हो गई यहाँ पे? नेगेटिव हो गई। क्या हो गई बोलो? नेगेटिव। आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया? क्योंकि हीट इवॉल्व हुई है। तो एक्टिवेशन, अगर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाना चाहे बैक, तो मान लीजिए प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में बदलना हो, तो हमें इतनी ज्यादा जो निकली थी एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन खिलाते, मैं आपको सिर्फ टर्म बता रहा हूं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटीएच बोलो किसके इक्वल होता है? सिर्फ डायग्राम को देख के बताएं, बताएं बेटा शाबाश जल्दी से। दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल ठीक है, प्लस बताओ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। और बताओ किसके इक्वल होता है अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से चले तो? एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है, प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ दैट बैकवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकालनी हो तो बोलो, यहाँ पे आपने क्या देखा, एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से कम है या ज्यादा? आपकी कम है। यहाँ पे बोलो क्या है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये बात बिल्कुल ठीक हो गई यहाँ। तो इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम थी ना, इसलिए आंसर तो नेगेटिव में आना था। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन की बोलो क्या होती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन तो एक्टिवेशन ये कम थी। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स चलाना चाहे तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलो क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन बहुत ज्यादा है। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन की कम होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये कंडीशन हम बता रहे हैं, पेपर में आ जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑप्शन में लिखा आ जाए। तो ये सारी बातें आपको इसलिए यहाँ पे सिखाई जा रही। अब चलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलो कौन सी होती है? ई एन एंट्री, मतलब एब्जॉर्ब हो जाए। तो ऐसी रिएक्शन जिसके दौरान नेट हीट बोलो क्या हो जाए? एब्जॉर्ब। तो वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। बोलो क्या कहलाती है आपकी?
एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब उसी टाइप से डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। ये ध्यान से देखें, ये रिएक्टेंट हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए। पहले ही दिख रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, लेकिन रिएक्टेंट एकदम से तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे नहीं। ये एनर्जी बैरियर है, उसको क्रॉस ओवर करना होगा। लेकिन रिएक्टेंट के पास तो सिर्फ इतनी ही एनर्जी है। ये एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आए? बाहर से लेनी होगी, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन की। जब बाहर से ले ली तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए थी, इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी तो हम कहते ही हैं। अब क्या हुआ, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, देखो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, निकली उससे कम, देखो रिलीज हुई उससे कम, इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा रह गई। इसलिए उसको आपकी एंडोथर्मिक नेट हीट इज एब्जॉर्ब, नेट हीट एब्जॉर्ब है। देखो शुरू में तो एब्जॉर्ब की ही है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की, फिर कुछ निकल भी गई, लेकिन एब्जॉर्ब की ज्यादा और निकली कम, इसलिए नेट रिजल्ट क्या रहा? नेट हीट इज एब्जॉर्ब, हमने यहाँ पे लिखा नेट हीट इज एब्जॉर्ब। तो वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आपने देखा ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव होगा। और बैकवर्ड, अब एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, अगर रिएक्शन को रिवर्स करना चाहें तो बैकवर्ड डायरेक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो देखो कम है। वो क्या है बोलो? कम है यहाँ पे। तो उसी टाइप से एनर्जी ऑफ जो थ्रेशोल्ड होती है किसके इक्वल होती है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन। एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड और किसके इक्वल होती है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड डायरेक्शन। एनर्जी ऑफ जो प्रोडक्ट होती है वो हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। आपकी जो डेल्टा एच हम कैसे निकालते हैं? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो इसलिए आंसर पॉजिटिव आएगा हमेशा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी। प्लस जो एनर्जी है एक्टिवेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन की, फॉरवर्ड डायरेक्शन वो हमेशा ग्रेटर होती है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किससे? बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, आप इनको जरूर ध्यान रखेंगे, अच्छे से आप इनको याद कर लेंगे। ठीक हो गया। अगली हम टर्म्स यहाँ पे देखने वाले हैं, जो आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, आइसोबारिक क्या होती है। तो ये सारी की सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। आइसोथर्मल क्या होती है, क्लियर हो गया ना बेटा? तो ये जो जितनी की बातें और है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, तो आइसोथर्मल के बारे में आप देखिए। बोलो वर्ड क्या है? आइसो। आइसो मतलब सेम है, थर्म का मतलब टेम्परेचर। तो ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान टेम्परेचर क्या रहे? सेम रहे, कांस्टेंट रहे। तो मीन्स डेल्टा टी क्या हो? जीरो। तो उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो जो आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है, जिसमें टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है, एक्सो भी एंडो भी हो सकती है, हीट इवोल्ड भी हो सकती है। अगर हीट इवोल्ड होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, एनर्जी निकली है तो बढ़ जाएगा। देखो मान लीजिए दो सिस्टम है आपके पास, क्लोज्ड कंटेनर है मान लीजिए आपके पास, जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। आइसोलेटेड नहीं है बेटा कंटेनर, ध्यान दो, मैंने क्लोज्ड बोला है। पढ़ा था ना, तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। क्लोज्ड कंटेनर है ये, क्लोज्ड। मास का एक्सचेंज नहीं हो, एनर्जी का हो सकता है एक्सचेंज। तो अब हुआ क्या यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है, दो प्रोसेस, दो डायग्राम बनाए, एक एक्सो का बनाएंगे, एक एंडो का बनाएंगे। तो मान लीजिए हीट इवोल्व हो गई, एक्सेस हीट इज इवोल्व को एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मान लीजिए। होगा क्या? एनर्जी तो निकलेगी, निकलेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर जो सिस्टम है यहाँ का वो तो बढ़ जाएगा ना। कांस्टेंट रखना है हमें, कैसे रखें? जो एक्सेस ऑफ हीट निकली उसको बाहर ही निकाल दो सराउंडिंग में, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हीट का हो गया ना एक्सचेंज, हीट का क्या हो गया? एक्सचेंज सिस्टम सराउंडिंग के बीच। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस उसको तभी कहेंगे। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा? जब हम हीट का एक्सचेंज होने देंगे। क्या होने देंगे? हीट का एक्सचेंज। क्लियर हो गया ना? जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, डेल्टा एच नेगेटिव है पहले कंटेनर में, आप देखते जाए तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ जो हीट निकलेगी उसको बाहर निकाल दो। देखो हमने बाहर एरो बाहर की तरफ लगाया है, हीट बाहर निकल गई, टेम्परेचर कांस्टेंट रह गया। इसके रिवर्स देखो दूसरे डायग्राम में, जो हमने मान लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक है तो क्या होगा बोलो? कैसे चलेगी? जिसमें हीट एब्जॉर्ब, हीट क्या हो बोलो? एब्जॉर्ब। मान लीजिए बाहर से हीट अंदर आ रही है तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन उस हीट को रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेंगे। आपका जो सिस्टम है कंटेनर का, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो हीट हम क्या दे रहे हैं? अंदर। क्योंकि जो ये सिस्टम था, जब जितनी भी हीट थी सारी रिएक्टेंट ने एब्जॉर्ब कर ली, सिस्टम के टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने दिया। हो गया ना? तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जरूर होती है। तो आपकी आइसोथर्मल वो प्रोसेस होती है जिसके दौरान टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। एंड टू कीप एंड टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट, देयर मस्ट बी द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज होना जरूरी है, तभी तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर हो गया बेटा आपको बातें? अब कुछ बातें और हम आपको बता दें आगे जाके, आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद आप कार्नेट साइकिल पढ़ेंगे। उसके दौरान वो 4 डिफरेंट स्टेप होने वाली है। 4 जो डिफरेंट स्टेप होंगी ना बेटा कार्नेट साइकिल की, मैं आपको बता दूं, जो आज अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, जो आइसोथर्मल प्रोसेस, आगे आएगी एडियाबैटिक प्रोसेस,
वो यूं के यूं यूज होने वाली है वहां पे। और इन बातों के बेसिस के ऊपर काफी कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कैसे, मान लीजिए हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ध्यान देना मैंने क्या कहा, आइसोथर्मल तो प्रोसेस है लेकिन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब देखो ये दो कंटेनर थे ना बेटा, इसके ऊपर मान लीजिए हमने पिस्टन लगा रखा है, क्या लगा रखा है, ये पिस्टन, क्लियर हो गया। ये पिस्टन ऊपर भी जा सकता है नीचे भी आ सकता है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, पिस्टन नीचे से कहां पे चले जाना, ऊपर की तरफ एक्सपेंड हो जाना, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना, वॉल्यूम क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। मान लीजिए हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो होगा क्या, देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, डेल्टा टी तो जीरो होगा क्योंकि आइसोथर्मल है। टेम्परेचर जीरो है तो इंटरनल एनर्जी पार्टिकल्स की हमें सेम ही रखनी पड़ेगी ना। देखो जो रिएक्टेंट के पार्टिकल्स हैं, प्रोडक्ट के पार्टिकल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, अगर उनकी एनर्जी सेम रहेगी, है ना, तो सिस्टम की एनर्जी सेम रहेगी, मींस इंटरनल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, सेम, डेल्टा ई की वैल्यू भी जीरो रहेगी, जीरो ही रहेगी। लेकिन हमने बताया ना, एक्सपेंशन करवाना है, एक्सपेंशन कब होगा, देखो बाहर से, देखो ये जो एंडोथर्मिक काम दिखा रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली बेटा, बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी बढ़ गई पार्टिकल्स की, उन्होंने टक्कर लगाई, पिस्टन ऊपर उड़ गया, पिस्टन ऊपर उठ गया, एक्सपेंशन हो गया, तभी तो होगा ना। तो मीन्स ऐसा कब हुआ, डी क्यू इज पॉजिटिव, डी क्यू इज बोलो क्या, पॉजिटिव। पार्टिकल ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली बेटा, पार्टिकल्स तेज भाग रहे हैं, रैंडम मोशन हो गया, तेज भाग रहे हैं, मतलब डेल्टा एस का मतलब एंट्रोपी, रेंडमनेस, रेंडमनेस बढ़ गई, डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ये चीजें इन डिटेल में हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन क्योंकि ये यूज होने वाली है तो इन ब्रीफनेस हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये कि भाई कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है लेकिन उस आइसोथर्मल के दौरान एक्सपेंशन हो गया, तो बताओ क्या क्या होंगी उनकी वैल्यूज, ऑप्शन में आ जाए। डेल्टा टी बेटा जीरो रहेगी, ध्यान रखना, डेल्टा ई जीरो रहेगी बेटा, ध्यान रखना। डी क्यू एब्जॉर्ब करेंगे हीट तभी तो एक्सपेंशन होगा, तो ध्यान रखना बेटा डी क्यू पॉजिटिव होगा। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, पार्टिकल की रेंडमनेस बढ़ जाएगी बेटा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। अब हम रिवर्स बात करते हैं, इससे रिवर्स कर दें, कंप्रेशन कर दें तो क्या होगा। देखो प्रोसेस तो आइसोथर्मल ही है, तो इसलिए डेल्टा ई और डेल्टा टी तो देखो ये जीरो होने ही है। The change in temperature, change in internal energy will remain zero। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कंप्रेशन की। कंप्रेशन मींस कंटेनर अंदर प्रेस हमने कर दिया तो हीट बाहर रिलीज होगी, देखो रिवर्स यहाँ पे दिखा रहे, डी क्यू माइनस में होगा। पार्टिकल को नजदीक ले आए, देखो कंप्रेस कर दिया ना ऊपर से, पिस्टन कंप्रेस, पार्टिकल नजदीक आ गए, उनके मूवमेंट के चांसेस कम हो गए क्योंकि वॉल्यूम कम कर दिया ना, तो अब वो पार्टिकल कम मूव कर पाएंगे, रैंडमनेस कम हो गई, तो डेल्टा एस नेगेटिव हो गई, डेल्टा एस क्या हो गई बेटा, नेगेटिव। तो इन बातों को भूलना मत, दिमाग में बिठा लेना, आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको मिल सकते हैं, आज नहीं कल मिलेंगे, इस क्लास में नहीं, आगे मिलेंगे, किसी कंपटीशन में मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे जरूर। इसलिए आपको हर चीज को ध्यान रखना है। तो ये बातें हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, अब आप समझ गए होंगे बेटा। नेक्स्ट हम लेते हैं अब एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक में क्या था, आइसोथर्मल में क्या था, एक्सचेंज होना जरूरी था, हीट का एक्सचेंज होना जरूरी था ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर हम हीट का एक्सचेंज ना होने देते तो टेम्परेचर क्या चेंज होता, नहीं टेम्परेचर चेंज हो जाता, क्योंकि रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होनी ही है केमिकल प्रोसेस में, तो टेम्परेचर चेंज हो जाता। सो टू मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट हीट का एक्सचेंज करना पड़ा। अगर हम हीट का एक्सचेंज रोक दें तो क्या होगा, वही तो अब हमारी अगली प्रोसेस है जिसे एडियाबेटिक प्रोसेस कह रहे हैं, जिसमें आपके सिस्टम सराउंडिंग के बीच कोई भी हीट का एक्सचेंज हम होने नहीं देंगे। तो द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब डेल्टा क्यू जीरो होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगी। बोलो क्या कहलाएगी, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर देखो हीट का एक्सचेंज होने नहीं देंगे, देखो टेम्परेचर में तो आना चाहिए ना चेंज। तो देखो अब हम क्या बताएंगे यहाँ पे, तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस ड्यूरिंग द एडियाबेटिक प्रोसेस, इनमें तो चेंज आएगा ही। तो हमने उसी टाइप से देखो कंटेनर बनाए सिस्टम को एडियाबेटिक, देखो डबल लेयर बना दिया ना, बाहर गिलास फूल डाल देंगे, हीट का एक्सचेंज होगा नहीं। तो द रिएक्शन कैरिड आउट इन द इंसुलेटेड वेसल, आइसोलेटेड सिस्टम हमने बना दिया। कैसा सिस्टम बना, पिछला कैसा लिया था, क्लोज्ड, अब कैसा लेंगे बेटा, आइसोलेटेड, ताकि हीट का भी एक्सचेंज ना हो, मास का तो हुई ना, प्लस अब एनर्जी का भी एक्सचेंज ना हो, तो भी तो बनेगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक हो गया बेटा। अब देखो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो मान लीजिए कंटेनर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले, हीट इवोल्व हो गई, हीट बाहर आप तो आप जाने दे नहीं रहे, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा सिस्टम का। तो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम हमने क्या लिखा, इंक्रीज ड्यूरिंग द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जैसे हमने पहले कंटेनर में दिखाया। अब सेकंड देखो, बिकॉज देयर अकर्स नो एक्सचेंज, लिखा ना, क्यों बाहर अंदर बाहर लिख के क्रॉस लगा देना, आप डायग्राम भी ऐसे ही बनाना एग्जाम में, बीच में क्रॉस लगा दिया मतलब हीट का एक्सचेंज हो नहीं रहा, इस बात को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक प्रोसेस, मान लीजिए एंडोथर्मिक, तो हुआ क्या, बाहर से हीट मिल नहीं रही, तो सिस्टम की जो भी एनर्जी थी यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने उसी को यूटिलाइज कर लिया, प्रोडक्ट में बदल गए,
तो क्या हुआ, जो टेम्परेचर था सिस्टम का वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्योंकि सिस्टम की एनर्जी को यूज कर लिया ना रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने के लिए, एंडोथर्मिक है क्योंकि प्रोसेस। तो सिस्टम की एनर्जी को यूज कर लिया, तो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम तो टेम्परेचर डाउन। तो वही हमने लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस ड्यूरिंग द एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया ना? इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगली कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मैंने पीछे बताया, एडियाबेटिक प्रोसेस तो बेटा चल रही है लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो क्या करेंगे? अभी मैंने बताया ना बेटा, देखो जब एक्सपेंशन करना हो, क्या करना हो, देखो ये कंटेनर है बेटा, आप इसको है ना, इसको उठाना चाहते हैं ऊपर। अब देखो बाहर से तो एनर्जी मिलने से रही, क्योंकि एडियाबेटिक है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, बाहर से तो मिलेगी नहीं। अब उस कंटेनर को, पिस्टन को ऊपर उठाना है, तो बेटा क्या करोगे आप? जल्दी बताओ क्या करोगे? जो एनर्जी है ना, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल पार्टिकल अपनी ताकत को यूज करेंगे, अपनी एनर्जी को यूज करेंगे, और उस एनर्जी की सहायता से पिस्टन को ऊपर उठा पाएंगे। ऐसे पिस्टन ऊपर चला गया, तो पार्टिकल की एनर्जी कम होगी ना बेटा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कम होगी पार्टिकल की। क्यों हो गई कम? क्योंकि जो पार्टिकल है उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए तो एक्सपेंशन करवाया है, वही तो टकराए हैं पिस्टन से, तभी तो एक्सपेंशन हुआ है। तो मींस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले ये बताओ। पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, ने लिखा देखो डेल्टा ई इज नेगेटिव, हो गया ना डिक्रीज। अब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई तो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी की वैल्यू नेगेटिव हो गई। क्लियर हो गया ना बेटा? इतनी आ गई बात समझ में? तो अब हमने अगला पॉइंट क्या देखना है, बाहर से क्या एनर्जी आपने एक्सचेंज की, नो, डी क्यू इज जीरो। जब डी क्यू ही जीरो है तो डेल्टा एस भी क्या होगा? जीरो। डेल्टा एस भी बोलो क्या होगा? वो जीरो हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? बातें आ गई समझ में? दूसरा, एडियाबेटिक कंप्रेशन करें तो क्या होगा? इससे रिवर्स। मान लीजिए कंप्रेशन का मतलब इसको नीचे खींचना है, नीचे की तरफ, ऐसे, ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करना है, तो क्या होगा बोलो यहाँ पे? डेल्टा टी इज रिवर्स हो जाएगा, टेम्परेचर बोलो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया ना यहाँ पे? और डी क्यू तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हीट होगी नहीं। डेल्टा एस भी जीरो होगा, एक दूसरे के ये रिवर्स होंगे यहाँ पे। तो आपने जैसे आइसोथर्मल में देखा कि ये कंडीशन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के, कंप्रेशन के दौरान क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन के दौरान क्या होता है, ये चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। इनके बेसिस के ऊपर ग्राफ भी आते हैं, इनके बेसिस के ऊपर सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एंड सो ऑन। ये बातें आप बेटा जरूर ध्यान रखें। क्लियर हो गया ना? मैंने बताया ये दो बातें, आइसोथर्मल एडियाबेटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन, जो बातें हमने लिखी, ये एज सच यूज होंगी कहाँ पे? बताओ कहाँ पे? कार्नेट साइकिल में। नाम याद आएगा आपको, कार्नेट साइकिल। ठीक हो गया बेटा? अगली प्रोसेस लेते हैं, आइसोबारिक। बार इज द यूनिट ऑफ द प्रेशर। आइसो का मतलब सेम है, प्रेशर कांस्टेंट रहे ऐसी प्रोसेस के दौरान, ऐसी प्रोसेस को बोलो आप क्या बोलेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? आइसोबारिक। सो द प्रोसेस ड्यूरिंग इज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, तो अब उसे क्या कहेंगे? आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा पी जीरो, नो चेंज इन प्रेशर। फिर देखो दो डायग्राम बेटा हमने बनाए, ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है जो आराम से ऊपर नीचे जा सकता है, विद अ स्लाइट चेंज ऑफ प्रेशर ऊपर नीचे जा सकता है। तो हमने इसमें रिएक्शन, देखो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम था, हमने देखो वी से हमने लिख दिया। फिर क्या हुआ, इफ द नंबर ऑफ द मोल इंक्रीजेस ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर रिएक्शन के दौरान, ध्यान दे, देखो आपने देखा होगा ना रिएक्शंस में, एक कोई रिएक्टेंट है उसका ब्रेक डाउन हो गया प्रोडक्ट में, क्या पता दो प्रोडक्ट बन जाए, क्या पता तीन बन जाए, कई बार ऐसा होता है थ्री रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट एक ही बन जाए, कि कॉम्बिनेशन से ऐसा हो जाए। तो नेचर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी रिएक्शन के दौरान जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं प्रोडक्ट के, वो रिएक्टेंट से कम होंगे या ज्यादा होंगे, वो डिपेंड करता है। अब जो प्रेशर है वो तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए रिएक्शन के दौरान, नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? प्रेशर। तो लेकिन हमें प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है, हमने बताया आइसोबारिक प्रोसेस है। तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पे, देखो पहली कंडीशन, इफ द नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाए बोलो, किसी रिएक्शन के दौरान इंक्रीज हो जाए। तो अगर हम वॉल्यूम को इतना ही रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो क्या होगा बोलो, अगर नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो जाएंगे, दे विल स्ट्राइक टू ए लार्जर एक्सटेंट विद द पिस्टन, मींस मोर प्रेशर विल बी, प्रेशर इंक्रीज हो जाए, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या करें? प्रेशर डिक्रीज करने के लिए क्या करें? वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, सिर्फ इतना इंक्रीज करें जितना प्रेशर पहले था, ताकि वो उतना ही रहे, उतना ही रहे। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपने बाहर से बैरोमीटर लगा रखा है, प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, पहले कोई प्रेशर था, रिएक्शन चली, प्रेशर इंक्रीज होता हुआ आपको दिखा, प्रेशर बढ़ गया। आपने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज करना शुरू किया, धीरे 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 धीरे, फिर देखा प्रेशर फिर से उतना ही हो गया, प्रेशर रख दिया ना कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ा।
तो मीन्स अगर किसी रिएक्शन के दौरान एक रिएक्टेंट था, दो प्रोडक्ट बन गए, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, तो क्या होगा? देखो पिस्टन, देखो हमने दिखाया ना ऊपर डॉटेड लाइन से ऊपर उठते हुए दिखा दिया। प्रेशर आपको मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ये हमने ऊपर लिखा है, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं तो प्रेशर जरूर इंक्रीज होगा, और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए अब हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ता है, ताकि प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट ही रहे, तभी वो आइसोबारिक प्रोसेस कहलाएगी। क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस वो होती है जिसके दौरान प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट। अब रिवर्स सोचते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल क्या हो जाए? डिक्रीज। नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? देखो नंबर ऑफ मोल अगर किसी रिएक्शन के दौरान देखो डिक्रीज हो गए, दो रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट देखो आपका बन गया, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो कम कोलिजन होगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना। प्रेशर तो मेंटेन रखना है, इसीलिए हमने ऊपर से प्रेशर लगाया और देखो पिस्टन को नीचे कर दिया। तो अब इतना कम करेंगे प्रेशर, आपने क्या किया? वॉल्यूम को इतना कम करेंगे कि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। वही बैरोमीटर लगा के हम चेकआउट कर सकते हैं। तो मीन्स अगर नंबर ऑफ मोल डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? प्रेशर आपका घट जाना चाहिए, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम को डिक्रीज कर दो। वॉल्यूम को क्या कर दो? वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें, ताकि प्रेशर क्या रहे आपका? प्रेशर रह जाए दोबारा से कांस्टेंट। अब आप समझ गए होंगे। तो आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रखना होता है, और प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें कई बार वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ता है और कई बार वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए या नंबर ऑफ मोल आपके घट गए हैं, इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए। समझ गए आप सारी बातें? नेक्स्ट हम लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसके दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रखना हो। इससे रिवर्स आ जाएंगी सारी बातें। सो द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम हमें क्या रखना हो? बोलो, वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना। डेल्टा वी जीरो होगा, बोलो डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। तो अब आप बड़े ध्यान से देखें, वॉल्यूम हमें कांस्टेंट ही रखना है, वही कंटेनर हमने लिया, रिएक्शन क्लोज्ड वेसल में हम कर रहे हैं, ये वॉल्यूम वी था। अब होगा क्या? अगर मान लीजिए उसी टाइप से सोचते हैं, वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रखना है, मान लीजिए कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज हो गए, तो क्या होगा? वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर दिए तो वो आपस में ज्यादा कोलाइड करेंगे कंटेनर के साथ, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो कोई भी रिएक्शन ऐसी जिसके दौरान अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, या रिवर्स। देखो, क्योंकि रिएक्टेंट एक था, दो हो गए, तो इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अगली कंडीशन, अगर देखो नंबर ऑफ मोल, दो रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट देखो आपका बन गया जैसे मैंने आपको बताया, तो नंबर ऑफ मोल अगर डिक्रीज हो जाए, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, दो से आपके एक बन गए, तो क्या होगा? अगर नंबर ऑफ मोल आपके कम हो गए तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को तो आपको बदलना नहीं, प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। तो आइसोकोरिक वो प्रोसेस होती है जिसके दौरान वॉल्यूम तो कांस्टेंट हमें रखना होता है। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो आपकी उस प्रोसेस के दौरान प्रेशर में इंक्रीज और प्रेशर में डिक्रीज, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के नेचर के आधार के ऊपर आपका प्रेशर घट भी सकता है और प्रेशर आपका बढ़ भी सकता है। अब आप समझ गए होंगे अपनी डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में। नेक्स्ट है साइक्लिक प्रोसेस। देखो साइक्लिक का मतलब क्या है? कोई, मान लीजिए कोई हमने रिएक्शन चलाई और वो किसी एक स्टेट से चलाई, मान लीजिए कोई ए है और ए से वो बी में कन्वर्ट हो गया, बी से सी में, एंड सो ऑन, और फिर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच गया। देखो मान लीजिए ए है, ए किस में कन्वर्ट हो गया? बोलो, बी में कन्वर्ट हो गया। बी किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? सी में कन्वर्ट हो गया। सी किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? डी में कन्वर्ट हो गया। और डी अब दोबारा से अपनी उसी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर आ गया, ए में पहुंच गया, ए में कन्वर्ट हो गया। साइक्लिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस इन विच ए सिस्टम अंडरगो ए सीरीज ऑफ चेंजेस, काफी चेंजेस हुए, ए बी में बदला, बी सी में, सी डी में, है ना, एंड फाइनली रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेट, और फाइनली डी देखो ए में ओरिजिनल स्टेट के ऊपर आ गया। साइक्लिक प्रोसेस कहला, क्या कहलाती है? बोलो, साइक्लिक प्रोसेस वो कहलाई। सेम स्टेट हमें मिल गई। तो साइक्लिक प्रोसेस के दौरान होता क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, चेंज इन इंथैल्पी इज जीरो। वो आपकी जीरो होती है, इंटरनल एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आता, हीट कंटेंट के अंदर, एंथैल्पी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता। ये हमें ध्यान रखना है इसके दौरान, ये आप समझ कर भी अच्छे से याद कर सकते हैं। अब रिवर्सिबल प्रोसेस को हम देखते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस ये है, देखो ए कन्वर्ट हुआ बी में, बी वापस ए में आ सकता है, इक्विलिब्रियम का साइन है पीछे। फिर बी कन्वर्ट हो गया मान लीजिए सी में, सी वापस बी में आ सकता है, बी वापस सी में आ सकता है। सी कन्वर्ट हो गया डी में, डी वापस सी में आ सकता है, सी वापस बी में आ सकता है, बी वापस ए में आ सकता है। थ्रू द सेम स्टेप्स, बिल्कुल सेम स्टेप्स के थ्रू वो वापस आ जाए, अपनी ओरिजिनल स्टेट को रिगेन कर ले, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है?
रिवर्सिबल प्रोसेस। ये कब होता है? जो मैंने आपको बताया, जब इनके बीच में ये आपकी ए और बी के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, जब रिएक्शन बहुत स्लो चलती है, तो द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनफाइनाइट सिमली स्लोली, इतनी स्लो चलती है, सो दैट ऑल चेंजेस विच आर अकरिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स्ड। आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन चल रही है, जितने चेंजेस फॉरवर्ड में हो रहे हैं, वो दोबारा बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्जैक्टली रिवर्स हो जाएं। And that can only be happen when the system is in equilibrium. When system is in the state of the equilibrium, वो system किस में हो? equilibrium के अंदर हो, then that process is called as the reversible process. तभी आप उस process को बेटा क्या कहते हैं? आप उसे reversible कहते हैं। जैसे आप बड़े ध्यान से देखना, आगे आप पढ़ भी पाएंगे। मान लीजिए आपके पास देखो एक कंटेनर है, कंटेनर के ऊपर देखो मान लीजिए मैंने एक पिस्टन लगा दिया। आपने क्या किया, बड़े ध्यान से देखना, मैंने ऊपर इसके ऊपर देखो थोड़ा वेट रख दिया बेटा, देखो बिल्कुल एग्जैक्टली स्मॉल, बिल्कुल थोड़ा सा। ये पिस्टन इतना नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आ गया, आपको पता ही नहीं चला कितना नीचे आ गया, बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आ गया, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा वेट और रख दिया बेटा, ये फिर थोड़ा सा नीचे आ गया, देखो ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा, बिल्कुल थोड़ा सा नेग्लिजिबल चेंज हो रहा है, नेग्लिजिबल। फिर थोड़ा सा वेट रख दिया बेटा, थोड़ा सा, फिर ये थोड़ा सा चेंज आ गया बेटा, नीचे आ गया, एंड सो ऑन। फिर हमने क्या किया बेटा, थोड़ा सा वेट हटाते चले गए, हटाते, और फिर वही ओरिजिनल स्टेट हमारी ये वाली आ गई जहां पे पहले थे। आपकी रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है? रिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। और ये हुआ कैसे, देखो बताएं। मान लीजिए, ध्यान देना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, जब हम कर रहे थे कंप्रेशन, मतलब पिस्टन को नीचे ले जा रहे थे, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर था, देखो अंदर भी पार्टिकल है, अंदर पार्टिकल है ना बेटा, वो प्रेशर लगा रहे हैं, प्रेशर तो लगा रहे हैं, पिस्टन के ऊपर भी प्रेशर लगा रहे हैं। बाहर वाला प्रेशर जिसे पी एक्सटर्नल कह रहे हैं, पी एक्सटर्नल। मान लीजिए अंदर का प्रेशर 10 एटमोस्फियर है बेटा, मान लीजिए 10 एटमोस्फियर, एज्यूम किया सर, ठीक है। बाहर का प्रेशर हमने कितना लगाया बेटा? 10.01 एटमोस्फियर लगा दिया बेटा, 10.01 एटमोस्फियर, थोड़ा सा ज्यादा लगाया, देखो थोड़ा सा रखा था, थोड़ा सा नीचे आ गया पिस्टन। फिर उसके बाद 10.02 किया बेटा, थोड़ा सा और अंदर आ गया, 10.03 किया बेटा, थोड़ा सा और अंदर आ गया, एंड सो ऑन, स्लोली कर रहे हैं आप। मतलब पी ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कंप्रेशन, द पी एक्सटर्नल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द इंटरनल प्रेशर, उससे थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा। मतलब पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा रखी है आपने, काफी, लेकिन इतनी रखी कि अंदर वाले और इसके अंदर डिफरेंस बिल्कुल थोड़ा सा हो, तभी ये पर्टिकुलर सिस्टम एग्जिस्ट हो सकता है, तभी प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकती है। मतलब बाहर का प्रेशर हमें कितना रखना है? बाहर का प्रेशर अंदर वाले से थोड़ा सा ज्यादा रखना है। रिवर्स करें, एक्सपेंशन करना हो तो बोलो क्या करेंगे बेटा? अंदर का प्रेशर मान लीजिए 10 एटमोस्फियर है, 10, ध्यान देना। अब मैं रिवर्स यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, रिवर्स, ये पिस्टन है बेटा, अंदर का 10 एटमोस्फियर ही मान लिया, देखो इनको मैं हटा देता हूँ। तो अब हमें एक्सपेंशन करवाना, क्या करें? बाहर का प्रेशर बेटा कितना रखे? बाहर से देखो प्रेशर तो लगेगा ही बेटा, कितना रखें? बाहर का प्रेशर रखो बेटा 9.99 एटमॉस्फेयर, था ना 10 बेटा, तो 9.99 एटमॉस्फेयर, ऐसे कम 9.999, और भी करो, और डेसिमल तक आगे ले जाओ, मीन्स बिल्कुल थोड़ा सा कम होना चाहिए, एक्सपेंशन थोड़ा सा होगा, फिर और थोड़ा सा कम कर दो, और थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यही हमने लिखा है, द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इनफाइनाइट सिमली स्लोली, so that all the changes which are now been taking place in the forward direction can be exactly reversed back and the system remain in the state of equilibrium, process called the reversible process। अगर ऐसा ना हो तो आप उसे irreversible कहेंगे फिर आगे। तो means the process which can undergo in both the direction, forward or the backward direction, called as the reversible process by increasing or decreasing the external force। देखो बाहर से जो प्रेशर है उसका मैग्नीट्यूड आप थोड़ा सा या तो बढ़ा देंगे या थोड़ा सा घटा देंगे, उसके बेसिस के ऊपर ये एक्सपेंशन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस इज डिस्क्राइब एज ए सीरीज ऑफ स्टेट। हुई ना सीरीज ऑफ स्टेट, क्या एक ही बार में ही हो गई? मैंने बताया ना, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दो, फिर थोड़ा सा बढ़ा दो, पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, मैनी स्टेट। तो इस लाइन का मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज ए सीरीज ऑफ स्टेट्स, ईच ऑफ विच रिमेन इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ताकि एक दूसरे में, ए बी में आ गया, बी वापस सी में आ सकता है, ए बी में आ गया, बी सी में, सी डी में, डी वापस सी में आ सकता है, सी वापस बी में, बी वापस ए में आ सकता है। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? अबाउट द इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, इसमें सारी बातें इससे रिवर्स चलेंगी हमारी,
तो बेटा जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं वो कौन से होंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होगी, जो रिवर्स बैक ना हो सके, जो रिवर्स बैक ना हो सके, तो वो बोलो क्या कहलाएंगे आपके इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगी। The process which takes place so fast that the forward reaction cannot be reversed back is called as the irreversible process। ठीक हो गया बेटा। अब उसके बाद हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी जैसे मैंने बताया रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को अब हम देखेंगे कि ये क्या होता है। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसी भी सिस्टम को हम कह देंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर आ गया है जब क्या हो जाए, when there occur no change, जब हमें दिखे कोई भी हमें चेंज ऑब्जर्व ना हो, as when there occur no change in the macroscopic properties with the change of the time, तो हम कहेंगे हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर आ चुका है। अब ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन कौन से इक्विलिब्रियम इसमें आ सकते हैं, दैट में बी द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कौन होगा, एक ऐसा इक्विलिब्रियम को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं व्हेन देयर अकर्स नो फ्लो ऑफ द हीट, नो फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अनदर वन, सो दैट इज कॉल्ड एज द थर्मल इक्विलिब्रियम। ऐसा महसूस होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई भी हीट फ्लो नहीं कर रहा। लेकिन मैंने बताया इक्विलिब्रियम के दौरान रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मान लीजिए जितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही क्या होती चली जाए, रिलीज। हमें ये लगेगा कि नेट फ्लो नहीं हो रहा, हीट का नेट फ्लो नहीं हो रहा। rate of forward reaction is equal to the rate of backward, that is the region here the thermal equilibrium exists। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब हम बात किस चीज की करेंगे, यहाँ पे प्रेशर की बात करेंगे। ऐसा लगेगा कि प्रेशर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड करेंगे तो होगा क्या उससे। मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स आगे पीछे आपके या तो सेम ही हो तो प्रेशर में कोई चेंज आएगा नहीं, या मान लीजिए फॉरवर्ड में जाने से नंबर ऑफ मोल बढ़ते हैं, बैकवर्ड में जाने से घटते हैं। अगर रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड हो जाए तो क्या होगा आपके, देयर अकर्स नो चेंज इन द प्रेशर, देयर अकर नो चेंज इन द प्रेशर। तो ये सिस्टम सेट टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हम कब कहेंगे कि उसके अंदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आ गया है, तब कहेंगे व्हेन नो मैकेनिकल वर्क इज डन, कोई मैकेनिकल वर्क ना हो रहा हो, means the pressure in all part of the system will remain same, means rate of the forward reaction is equal to the rate of backward reaction। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कौन होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम वो होता है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रिमेन द सेम विद द चेंज ऑफ द टाइम। मतलब जितने रिएक्टेंट थे उतने ही रहे, जितने प्रोडक्ट थे उतने ही रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन रुक गई। इक्विलिब्रियम के दौरान रिएक्शन रुकती नहीं है, इट अपीयर्स टू बी स्टैटिक, इक्विलिब्रियम अपीयर्स टू बी static but equilibrium is dynamic in nature, equilibrium is always dynamic in nature, it never static। equilibrium कभी भी static नहीं होता, वो हमेशा डायनेमिक होता है। क्यों होता है डायनेमिक, because even at the time of the equilibrium reaction never stops, but the rate of the forward reaction is equal to the rate of the backward reaction, so there occur no change in the concentration of the reactant, there occurs no change in the concentration of the product, because there occurs no change in the reactant concentration, no change in product concentration, because of that reason the pressure also remains same, सिस्टम का प्रेशर सेम रहता है तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। टेम्परेचर ऑफ द नो फ्लो ऑफ द हीट होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम आपका सेटअप हो ही गया। अगर ये सारे के सारे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए तो हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। बोलो क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज थर्मल इक्विलिब्रियम, इट हैज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इट हैज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये था इक्विलिब्रियम के बारे में जो आपने आपको बताया। और ये इक्विलिब्रियम सेटअप कब हो रहा था हमने देखा, रिवर्सिबल जो प्रोसेस हमने पढ़ी थी उसके दौरान। तो आज हमने सीखा जो डिफरेंट टर्म्स थी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो इन्वॉल्व होती है, काफी सारी टर्म्स हमने अभी सीख ली हैं, कुछ टर्म्स अभी और भी बाकी हैं वो हम सीखेंगे अपने अगले सेशन के अंदर। तो ये हमारा आज का सेशन था, दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में भी जाके आप मेरे से पूछेंगे, वहां पे तो हम आपको पढ़ाते ही हैं, तो वहां पे भी जाके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको कोई डाउट रह जाए वहां पे आप मेरे पास भेज सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से अपनी क्यूरी को दूर कर सकते हैं, आपकी क्यूरी का जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड कीपिंग पेशेंस, थैंक यू।